ओके स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी इज 1452. Interacting genes which are involved in producing continuous variation in phenotypes in a population are known as continuous variation. Continuous variation क्या चीज है कि कोई भी जीन कुछ ट्रेट्स कंट्रोल करता है, ठीक है। वो ट्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ हाइट का ट्रेट, ठीक है, स्किन कलर का ट्रेट। अब हाइट के ट्रेट एक तो हमने पढ़े हैं पी प्लांट्स में, ठीक है। पी प्लांट्स में कैसा है कि दो अलील्स है हाइट के लिए, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रोड्यूस जो एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप, वो है टॉल प्लांट्स। स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट्स। उसी तरह से ये तो हो गया पी प्लांट में जो हमने पढ़ा है। उसी तरह से ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की हाइट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि टॉल ही होंगे या ड्वार्फ ही होंगे, ठीक है। एवरेज हाइट, मीडियम हाइट, हर तरह की हाइट है। तो जैसे कि यहाँ पे है एक ग्राफ है जो कि ह्यूमंस की हाइट्स दिखाता है। अब ये ग्राफ की शेप जा रही है बेल कर्व ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन। इन द फिनोटाइप, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब बहुत एवरेज हाइट भी है, ठीक है, एवरेज से कम, एवरेज से ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबी हाइट भी होगी, बहुत ज्यादा छोटी हाइट भी होगी, और उनके बीच वाले नंबर्स भी होंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएशन को ही हम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स और कंटिन्यूअस वेरिएशन एक ही चीज है। अब जैसे कि पी प्लांट में हमने देखा कि एक ही हाइट का जीन है, ठीक है। देयर इज ओनली वन जीन फॉर हाइट इन पी प्लांट्स, बट यहाँ पे इन ह्यूमंस सिर्फ एक जीन नहीं है जो ये कंट्रोल कर रहा है, देयर मे बी मेनी जीन्स। तो मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं जो इस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। उस तरह उससे इस ट्रेट का नाम पॉलीजीनिक ट्रेट भी पड़ गया, ठीक है, पॉलीजीनिक ट्रेट। तो ह्यूमंस में हाइट, स्किन कलर, ये सब पॉलीजीनिक ट्रेट है जिनको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक। अब डीएनए के जिस पार्ट पे, लोकस का मतलब है डीएनए के पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो जीन्स प्रेजेंट है इन द डीएनए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इंटरैक्टिंग जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग कंटीन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। तो ये आर नोन एज क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस, ठीक है। उस लोकस पे जो जीन्स है वो सब एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस। उसके अलावा जो ऑप्शंस गलत है, जो ऑप्शन सही नहीं है, उनमें है एक तो कोडोमिनेंट जीन्स। कोडोमिनेंट जीन्स क्या है? कोडोमिनेंट जीन्स है कि जो उनमें जैसे जीन है उसमें कुछ एलील्स होंगे, एलील ए, एलील बी, जिस तरह से ब्लड ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स होते हैं, ए बी ओ, ठीक। अब इसमें से अगर पेरेंट्स से ए एलील आए, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से बी एलील आए, तो जो चाइल्ड है वो आपका ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है उसका। यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे एलील्स, ठीक है। तो ये हो गए कोडोमिनेंट एलील्स। कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही आपस में डोमिनेंट है, ठीक है। तो दे शो कोडोमिनेंट रिलेशनशिप, तो कोडोमिनेंट है गलत आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है स्यूडोजीन्स। स्यूडोजीन्स क्या होता है कि कुछ डुप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे डीएनए में फंक्शनल जीन्स हैं, उनमें कुछ डुप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। उनसे कॉपीज बनती हैं, वो फंक्शनल जीन की कॉपीज बनती हैं। पर फंक्शनल जीन्स में और वो डुप्लीकेटेड कॉपीज में क्या डिफरेंस होता है कि जो कॉपीज होती हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं,
म्यूटेशंस की वजह से वो फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। इन जीन्स को कहते हैं हम स्यूडोजीन्स, जो है तो फंक्शनल जीन्स जैसे है, उनकी कॉपी, बस फर्क इतना सा है कि वो फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो स्यूडोजीन्स भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलील्स। अलील्स क्या है? दे आर दी ऑल्टरनेट फॉर्म्स। अलील्स आर दी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन या फिर ट्रेट। ठीक, जैसे ब्लड ग्रुप्स में ए अलील, बी अलील, ओ अलील, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सेम ट्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हाइट में जैसे आप देखोगे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये हाइट के जो ट्रेट है हाइट, ठीक है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स है उस पर्टिकुलर प्लांट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इन्हें कहते हैं अलील्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है QTLs। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, व्हिच इज QTLs। December 2019 जेनेटिक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी इज 1449। क्वेश्चन क्या है? इन अ समर स्क्वॉश, जो कि एक फ्रूट है, व्हाइट कलर फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो कलर एंड डिस्क शेप्ड phenotype is dominant over sphere shaped phenotype. Determine the genotype of the parents if the cross between white sphere crossed with white sphere gives 3/4 white sphere and 1/4 yellow sphere. अब क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है that this is a dihybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है? जिसके अंदर दो ट्रेट्स दी होती हैं साथ में। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्हाइट स्फीयर और व्हाइट स्फीयर अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, तो जो व्हाइट और स्फीयर शेप्ड फ्रूट है आपका, इसका क्रॉस हमें करना है व्हाइट स्फीयर शेप्ड फ्रूट से। इन्होंने इसका फिनोटाइप दिया है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है? फिनोटाइप होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसा दिख रहा है वो हमें। जीनोटाइप होता है कि क्या जीन्स प्रेजेंट है उसमें, जो वो फिनोटाइप बना रहे हैं। ठीक है, जीनोटाइप्स मतलब जो जीन्स प्रेजेंट है, फिनोटाइप मतलब जो मॉर्फोलॉजी है उसकी, कैसा वो दिखता है, जो विजिबल ट्रेट्स हैं। ठीक, अब इन्होंने इसका सिर्फ फिनोटाइप दिया है, इन्होंने कहा है कि जीनोटाइप बताओ, और इसके ऑफस्प्रिंग के बारे में दिया है कि 3/4 व्हाइट स्फीयर होने चाहिए एंड 1/4 येलो स्फीयर होना चाहिए। अब हमें पता है व्हाइट कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो कलर। अगर दोनों, अगर यहाँ पे अगर हम, अच्छा यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं ये हो गए पेरेंट जनरेशन, ठीक है, और नीचे आ गई F1 जनरेशन। ठीक है, पेरेंट्स में भी स्फीयर है दोनों में, और जो F1 जनरेशन है उसमें भी क्वेश्चन में देखें तो 3/4 यहाँ भी स्फीयर है और 1/4 वाले भी स्फीयर है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। तो स्फीयर मतलब स्फीयर शेप्ड फिनोटाइप, मतलब ये रिसेसिव डी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ भी डी है, इधर भी स्मॉल डी है। ठीक है, सब जो उनका ऑफस्प्रिंग्स है, जो उनके ऑफस्प्रिंग है उनमें भी सब में स्मॉल डी है। ठीक है, अब बस हमें पेरेंट्स का बताना है कि व्हाइट क्या हो सकता है। व्हाइट या तो कैपिटल W हो सकता है या कैपिटल W स्मॉल w हो सकता है। अब इसमें हमें एक्चुअल क्रॉस भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है अगर हम दोनों को कैपिटल W लिखेंगे, ठीक है, तो जो सारी प्रोजेनी है वो व्हाइट आ जाएगी, येलो आ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर हम एक को कैपिटल W रखते हैं और एक को कैपिटल W स्मॉल w लेते हैं पेरेंट, तो भी क्योंकि कैपिटल W डोमिनेंट है तो भी सारी प्रोजेनी हमारी व्हाइट ही बनेगी और येलो प्रोजेनी नहीं आ पाएगी। इसका मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप है कैपिटल W स्मॉल w DD, कैपिटल W स्मॉल w DD।
इसको हम चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्रॉस करके इनका। देखिए एक पेरेंट का हम इधर लिखेंगे, इनके जीन्स, इनके गैमीट्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो इनके इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल W स्मॉल d या फिर स्मॉल w स्मॉल d, ठीक है। सेम इसके भी गैमीट्स बनेंगे या फिर, ठीक है। तो ये गैमीट्स हम यहाँ पर रख लेते हैं पुनेट स्क्वायर में, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये बन गया वाइट स्फीयर। सेकेंड ऑफस्प्रिंग ये भी बन गया वाइट स्फीयर। थर्ड ऑफस्प्रिंग इट इज ऑल्सो अ वाइट स्फीयर। जो लास्ट ऑफस्प्रिंग है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये बन गया स्मॉल w मतलब येलो, येलो स्फीयर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3/4 वाइट स्फीयर आने चाहिए थे, ठीक है, और 1/4 येलो स्फीयर। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही है, 3/4 वाइट स्फीयर बने हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और 1/4 येलो स्फीयर्स। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे जीनोटाइप्स लिए थे पेरेंट्स के वो करेक्ट है, और ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। The second option is the correct one. Capital W small w dd, capital W small w dd, ठीक है। अब आप बाकी ऑप्शंस देखो, बाकी ऑप्शंस हमें देखने से ही पता चल रहे हैं। अगर हम ये ना भी करना चाहें, हम पुनेट स्क्वायर, या हम सोचें कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, अगर ना भी करना चाहो तो आप इनके जीनोटाइप्स देखकर पता लगा सकते हो। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था, स्फीयर है हर जगह, पेरेंट्स में भी और उनके ऑफस्प्रिंग में भी। स्फीयर हमें सिर्फ स्मॉल डी से मिलेगा, ठीक है। सब में अगर स्मॉल डी, अगर सब में स्फीयर है तो मतलब सब में स्मॉल डी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस पेरेंट में है कैपिटल डी, तो मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ठीक। इस पेरेंट में भी यहाँ पर एक कैपिटल डी है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इस पेरेंट में भी कैपिटल डी है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो या तो दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो आप ऑप्शंस देखकर पता लगा लीजिए, हो सकता है कुछ ऑप्शंस आप रिजेक्ट कर दें, वहां पे ऑप्शंस देखकर ही वो आप जीनोटाइप्स रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्या पुनेट स्क्वायर से एक बार कंफर्म कर लो कि जो आप ऑप्शन सोच रहे हो कि होगा वो करेक्ट है। तो यहाँ पे 1449 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Genetics question ID 1504. A disease-resistant plant was crossed with a susceptible plant. ठीक है, disease-resistant plant मतलब जिनमें disease नहीं होगा, susceptible plant मतलब जो disease, जिनमें disease हो जाएगा, they are susceptible, they are not resistant. So, a disease-resistant plant, it was crossed with a susceptible plant, and the resultant F1 plants, they were also disease resistant. तो यहाँ पे प्लांट्स के डिजीज रेसिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो प्लांट के डिजीज रेसिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, दो तरह की रेसिस्टेंस होती है प्लांट्स में। एक क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस, जैसा कि इस डायग्राम में फर्स्ट इज क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस, सेकंड क्वांटिटेटिव रेसिस्टेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने क्वांटिटेटिव ट्रेट्स पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो कि कंटिन्यूअस ट्रेट्स थे, कंटिन्यूअस ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, तो जिनको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं, मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जो कि पॉलीजेनिक होते हैं। अब इसमें क्या है, बेल शेप कर्व है, उसी तरह से बेल शेप कर्व है इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ
पार्ट्स प्लांट के, उनमें कोई वो पूरी तरह से रेसिस्टेंट है, उनके अंदर कोई डिजीज नहीं आएगा। लेकिन कुछ जो आधे अधूरे से रेसिस्टेंट है, उनमें कुछ डिग्री तक डिजीज आ जाएगा, और कुछ जो बिल्कुल ही ससेप्टेबल है, ठीक है, उनके अंदर बहुत सेवियर डिजीज आएगा। जैसे कि इस प्लांट में बहुत ही सेवियर डिग्री पे डिजीज आएगा, ठीक है। तो ये डिग्रीज दिखा रहे हैं इस एक्सिस पे कि किस डिग्री तक, किस हद तक उसमें डिजीज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस। दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस जैसे कि मेंडल के क्रॉस होते हैं, मेंडल जेनेटिक्स, ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो ही फॉर्म्स होंगे, कि या तो वो रेसिस्टेंट है, ठीक है, या वो रेसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि कुछ हद तक, जैसे इसमें ये रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं बीच के जो कुछ हद तक रेसिस्टेंट है, उनमें थोड़ा कम डिग्री तक डिजीज होगा, हो जाएगा, तो थोड़ा कम डिजीज होगा। बट क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस में क्या है, या तो प्लांट रेसिस्टेंट है या तो प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा, उनमें डिजीज आ जाएगा, या तो रेसिस्टेंट है या तो वो ससेप्टेबल है, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव रेसिस्टेंस होती है वो सिंगल जीन्स हैंडल करते हैं, सिंगल जीन्स कंट्रोल करते हैं। कभी कभी जैसे हम मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स में ही, मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही जैसे हम देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस है या लिंक्ड जीन्स है, ठीक है, तो कभी कभी वो मल्टीपल जीन्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं सेम में, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर, क्योंकि वो पॉलीजेनिक ट्रेट है, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक है, तो वो हमेशा ही पॉलीजेनिक रहेगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस सिंगल जीन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल जीन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस है वो हमेशा पॉलीजेनिक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि एक डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट था, उसको हम ले लेते हैं जीनोटाइप कैपिटल आर, ठीक है। एक ससेप्टेबल प्लांट था, उसको हम स्मॉल आर लेते हैं। इन दोनों का क्रॉस हुआ और F1 प्लांट्स है, ये है पेरेंट जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। नाउ द F1 प्लांट्स वर सेल्फ, जिनसे कि पहली F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में इसी तरह से 3/4 प्लांट्स रेजिस्टेंस शो करेंगे, ठीक है, 1/4 प्लांट्स रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, वो ससेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं they were analyzed for qualitative and quantitative disease resistance. Following statements, कुछ statements हैं। Qualitative resistance follows Mendelian ratio, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया qualitative resistance it follows Mendelian ratio, जी ये स्टेटमेंट है, ये सही है, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट is in the F2 individuals demonstrating qualitative resistance is dominant. अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो जो हमने ये क्रॉस किया है ये भी सही है। इस क्रॉस के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो डोमिनेंट है, और जो ससेप्टेबिलिटी है वो रिसेसिव। तो जो रेजिस्टेंस है, जो आर जीन, कैपिटल आर जीन है, वो डोमिनेंट हुआ, और जो स्मॉल आर जीन है वो रिसेसिव है। तो F2 इंडिविजुअल्स में जो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं, जो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस, तो ये सब क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस का क्रॉस, ठीक है। जो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस शो करेंगे उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो जीन डोमिनेंट होगा, तो हमारी बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड इज क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोनोजेनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, they are always polygenic। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है कि वो मोनोजेनिक है, मतलब सिंगल जीन्स को कंट्रोल करता है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कैन बी पॉलीजेनिक। अगेन यहाँ पर कि वो सिंगल जीन्स भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल जीन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस। तो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा ए, बी एंड ई, मतलब कि third answer is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन ID is 1516. इसमें दिया हुआ एक पेडिग्री. The pedigree shown below depicts that the individual is heterozygous for dominant disease allele and for molecular markers. इसका मतलब पहले तो हमें सिर्फ डिजीज एलील्स दिए जाते थे जब भी पेडिग्री दिखाई जाती थी. अब साथ में इन्होंने मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी दे दिए हैं. तो ये फादर है, ये मदर है. फादर इज डिजीज्ड, तो इसके अंदर जो है डिजीज्ड एलील है कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स M1 M2. उसी तरह से मदर में स्मॉल डी, मदर अनअफेक्टेड है. मॉलिक्यूलर मार्कर्स इसमें है M2 M2. तो जब भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स का साथ में डिजीज्ड एलील्स के साथ में क्वेश्चन आता है तो हम यूजुअली इस तरह से करते हैं. यूजुअली जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है. बट ये श्योरिटी के साथ अभी नहीं कह सकते. बट इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है. तो इसको सॉल्व करने से पहले, पेडिग्री सॉल्व करने से पहले आप एक बार स्टेटमेंट्स देखिए. स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. सी स्टेटमेंट पे जाते हैं पहले. इफ लॉट स्कोर कम्स आउट टू बी 3, इट इंश्योर्स दैट 2 लोसाई आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड. अब लॉट स्कोर क्या होता है? लॉट स्कोर, लॉट का मतलब है लॉग ऑफ द ऑड्स. इससे हम निकालते हैं लिंकेज, ठीक है. इससे पता लगता है कि जीन्स लिंक है या नहीं है लॉट स्कोर से. अगर लॉट स्कोर आपका पॉजिटिव हो इसका मतलब जीन्स लिंक है. अगर लॉट स्कोर नेगेटिव होता है तो यूजुअली जो जीन्स है वो अनलिंक्ड होते हैं. यहाँ सी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लॉट स्कोर अगर 3 आ जाए मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग होंगे. इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग मतलब अनलिंक्ड. ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत. अब डी स्टेटमेंट देखिए. लॉट स्कोर अगर लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव की तरफ, 1 से कम है पॉइंट्स में या नेगेटिव की तरफ है, तो ये कह रहा है कि the two loci are linked. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर नेगेटिव की तरफ है तो लिंक्ड होंगे. ये स्टेटमेंट भी, लेकिन यहाँ पे देखिए तो अगर नेगेटिव की तरफ है तो वो अनलिंक्ड होंगे. ज्यादा चांसेस है उनके अनलिंक्ड होंगे. ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. अब ऑप्शंस देखिए सी एंड डी, ये ऑप्शन गलत है. ओनली सी गलत है, ओनली डी गलत है. क्या ऑप्शन बचा? ए एंड बी. तो ये क्वेश्चन में बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है. हो सकता है इसको देखकर आप डर जाएं कि ये तो आता नहीं है, ये कैसा पेडिग्री है, ये सॉल्व करना पड़ेगा. कुछ बच्चे बहुत टाइम दे देंगे इस पे. बट एक्चुअली जो क्वेश्चन है लॉट स्कोर्स के बारे में. अगर आपको लॉट स्कोर के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. पेडिग्री आपसे नहीं सॉल्व हो रही, नहीं पता है, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो मेनली ये क्वेश्चन पेडिग्री के बारे में कम, लॉट स्कोर्स के बारे में ज्यादा है. देखिए ऑप्शंस में भी सी और डी पे ही एम्फेसिस दिया हुआ. तो जो बचा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 1517. An individual is having a paracentric inversion in a homozygous condition. नीचे दिए हुए meiosis के consequences क्या होंगे और इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है वो हमें चूज करना है. अब सबसे पहले पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होती है? क्रोमोसोम, आपके पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसके अंदर कुछ जीन्स हैं और वो जीन्स सीक्वेंस में है, जैसे ABCDEF. लेकिन जब कभी वो सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाता है तो उन्हें कहते हैं इन्वर्जन्स. अब इन्वर्जन्स दो तरह के हैं. एक है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरी है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. दोनों में डिफरेंस क्या है? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में जो जीन्स का सीक्वेंस इन्वर्ट होता है, इट इन्वॉल्व्स द सेंट्रोमियर. क्या हो गया? इट इन्वॉल्व्स द सेंट्रोमियर. पैरासेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है. सेंट्रोमियर के या तो आगे या पीछे इन्वर्जन हो जाएगा. जैसे यहाँ पर EF की जगह FE हो गया है. सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है. तो इसमें डिफरेंस हो गया कि पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है और पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज
नॉट इन्वॉल्व। इसके मियोसिस जब होता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब एक क्रोमोसोम में तो अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सीक्वेंस था, अब अगर एक क्रोमोसोम में ए बी सी डी ई एफ जी एच रहे और दूसरे में हो जाए आपके इन्वर्जन, इतने पोर्शन में इन्वर्जन हो गया है, तो इतना पोर्शन। ठीक, तो अब हमने देखा है लूप फॉर्मेशन। अगर हम नॉर्मल पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो उसके अंदर एक आता है लूप फॉर्मेशन। हमारे पास बनता है एक एसेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है जिसके अंदर 0 सेंट्रोमियर्स हो। दूसरा हमारा बनता है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम which has 2 centromeres. होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इस तरह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक आपका बनेगा नॉर्मल क्रोमोसोम रहेगा, जो एसेंट्रिक था जिसके अंदर 0 सेंट्रोमियर्स थे, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लॉस्ट। जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम था, एनाफेज के टाइम पर दोनों सेंट्रोमियर्स जो है वो अलग अलग पोल्स पे जाने की कोशिश करेंगे। उस खींचातानी में जो क्रोमोसोम है वो टूट जाता है, बीच में से रैंडमली किसी भी पोजीशन से वो टूट जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे डिलीशन प्रोडक्ट्स। और जो चौथा कॉन्सिक्वेंस होएगा वो भी होगा हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम बट इन्वर्टेड सीक्वेंस में, नॉर्मल क्रोमोसोम बट इन्वर्टेड सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है बट इन अ होमोजाइगस कंडीशन। ये सब कब होता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसका अलील कैपिटल ए है, इसका अलील सेम पोजीशन पे स्मॉल ए है, तो ये हो गए आपके हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला एग्जाम्पल फॉलो होगा। जो आपका एक क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो है DEF, दूसरा है FE। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है जो कि होमोलोगस कंडीशन में है। इसका मतलब जिनमें मियोसिस होनी है वो दोनों का सेम सीक्वेंस है, EDGHR। ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम अलील्स हैं, तो सेम पोजीशन पर सेम अलील्स आएंगे, डिफरेंट अलील्स नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट अलील्स हैं, यहाँ पर सेम अलील्स हैं दोनों क्रोमोसोम्स पे। तो ये नॉर्मल मियोसिस की तरह चलेगा, इसमें से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे उसके। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। जनरेशन ऑफ एसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, होमोजाइगस कंडीशन में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के लिए गलत है। The recombinants will have long deletion or duplication, ये भी गलत है क्योंकि ये नॉर्मल मियोसिस की तरह चलेगा। The inversion will suppress crossing over, ये भी गलत है। All gametes will have complete genome and will survive normally, क्योंकि ये normal meiosis है, तो all gametes will have complete genome and they will all survive normally. तो A, B, C यहाँ पे गलत statements हैं, only D is the correct statement. अब यहाँ पे options देखिए, option B, option 4 ये आपका correct answer है इस question। Next question, question ID 1515. A mutant mating type empty strain of Chlamydomonas was resistant to antibiotic kanamycin and herbicide PPP.
एक हमारे पास स्ट्रेन है क्लैमाइडोमोनास का, एमटी कैनामाइसिन रेसिस्टेंट, पीपीटी रेसिस्टेंट। इसको क्रॉस करवाया है वाइल्ड टाइप मीटिंग टाइप से, जो कि सेंसिटिव है कैनामाइसिन के भी और पीपीटी के। तो ये हो गया एमटी प्लस कैनामाइसिन एस पीपीटी एस। 20 टेट्राड्स हैं, उनको एनालाइज किया गया फॉर मीटिंग टाइप। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। ये 3 टाइप्स के टेट्राड्स उन्होंने कर दिए सेग्रीगेट। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑब्जर्व, टाइप 1 8, टाइप 2 9, टाइप 3 3। अब नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसमें से हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अब सबसे पहली बात तो इसमें देखिए, सब टाइप्स में कैनामाइसिन जो है वो रेसिस्टेंट है। कैनामाइसिन रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट, आप देख लीजिए सब केसेस में कैनामाइसिन रेसिस्टेंट है। तो इसका कैनामाइसिन कहाँ गया जो सेंसिटिव था? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैनामाइसिन मिला है सबको, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन मिला है सबको, ये वाला जीन मिला है सबको, सारे स्ट्रेन्स को। इसका मतलब ये उसको मदर से मिला है एंड मोस्ट प्रोबेबली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया है। कैनामाइसिन आर है सब में, एस कहीं भी नहीं है, तो एस कहाँ चला गया? कहीं गया नहीं, बस सबको जो आर वाला स्ट्रेन है वो मिला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये एक मेजर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस बाकी क्या दिए हैं। देखिए कैनामाइसिन से रिलेटेड देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ कैनामाइसिन रेजिस्टेंस या सेंसिटिविटी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने देखा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म से, मदर साइटोप्लाज्म वहां से सबको मिला कैनामाइसिन आर। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी, ये हो गई हमारी गलत। ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस नहीं, ये शो कर रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेटिंग टाइप एंड पीपीटी रेसिस्टेंस। अब देखिए एमटी पीपीटी आर, एमटी पीपीटी आर, ठीक है, ये इस पेरेंट से मिल गया। एमटी प्लस पीपीटी एस, एमटी प्लस पीपीटी एस, ये इस पेरेंट से मिल गया, तो ये हो गए पेरेंटल टाइप्स हमारे। अब हम सिर्फ एमटी और पीपीटी एस को देखें। अब टाइप 2 में एमटी पीपीटी एस, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट। एमटी पीपीटी एस रिकॉम्बिनेंट, एमटी प्लस पीपीटी आर, यहाँ पे देखिए एक ही पेरेंट में नहीं था वो। ठीक है, एमटी या तो पीपीटी आर के साथ जा रहा है या फिर दूसरे पेरेंट से एमटी प्लस पीपीटी एस के साथ मिल रहा है, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये भी रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट देखिए, एमटी पीपीटी आर, ये हो गया पेरेंटल। एमटी पीपीटी एस, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। एमटी प्लस पीपीटी आर, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। एमटी प्लस पीपीटी एस हो गया पेरेंटल। ठीक है, यहाँ पे हम कैनामाइसिन को क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हमें पता है कैनामाइसिन उसको साइटोप्लाज्म से मिला है, सब में सेम है, सेम इन ऑल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर रहे। अब इसमें दिया है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेट्राड ऑब्जर्व। टाइप 1 मतलब 8, जो इस तरह के टेट्राड्स थे, टेट्राड्स मतलब उसके अंदर 4 सेल्स होंगे, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये एक टेट्राड बना,
इस तरह के 8 टेट्राड्स मिले, मतलब टोटल सेल्स कितने मिले उसके अंदर 32। इस तरह के 9 टेट्राड्स मिले मतलब 36, और इस तरह के 3 टेट्राड्स मिले मतलब 12। तो टोटल सेल्स जो हमारे पास थे, जो डॉटर सेल्स मिले हमें, टोटल बन गए वो 80। ठीक है, 32 प्लस 36 प्लस 12, 8। अब जो एमटी और पीपीटीआर है, इसमें पेरेंटल टाइप्स है एंड रिकॉम्बिनेंट्स है। तो हम परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स divided by total progeny into 100. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर कितने हैं? इसमें देखिए, इसमें सारे पेरेंटल हैं मतलब 32 पेरेंटल होंगे, इसमें सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं मतलब 36 रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आ गए 36 रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल प्रोजेनी तो 80 है ही, 36 रिकॉम्बिनेंट्स। और इसमें देखिए 2 पेरेंटल टाइप्स हैं और 2 रिकॉम्बिनेंट्स हैं मतलब 50%। तो 12 का 50% 6, तो 36 प्लस 6, ये हमारा कितना आ गया 42/80। इससे हमें पता लग रहा है इट इज मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% है। मोर देन 50% मतलब लिंकेज इज प्रेजेंट, इज एब्सेंट, लिंकेज इज एब्सेंट। इसका मतलब क्या हो गया? दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सो एमटी एंड पीपीटी लोसाई आर ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बन गई। अब इनहेरिटेंस ऑफ एमटी एंड पीपीटी रेसिस्टेंस आर डेमोन्स्ट्रेटिंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये स्टेटमेंट हो गई गलत, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में नहीं दिखा रहे, कैनामाइसिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिखा रहा है, तो वो सब में प्रेजेंट है, सारे टेट्राड्स में प्रेजेंट है। लेकिन एमटी और पीपीटीआर सारे टेट्राड्स में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं दिखा रहे। लास्ट स्टेटमेंट इज न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एमटी एंड पीपीटी। अगर वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं दिखा रहे तो वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस दिखा रहे हैं, जो कि करेक्ट है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से ही रिकॉम्बिनेंस बन रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से रिकॉम्बिनेंस नहीं बनेंगे। इसका मतलब इसका आंसर है, इस करेक्ट स्टेटमेंट से ए एंड बी, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1513। अब इसमें X:A रेशियो दिया हुआ है, 2 ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। उनका प्राइमरी सेक्स और नंबर ऑफ बार बॉडीज हमें बताने हैं कितने हैं उसके अंदर। अब देखिए X:A रेशियो क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ऑटोसोम्स होते हैं। जो X:A रेशियो है उसका मतलब है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स is to number of autosomal sets। पूरा सेट, कितने सेट्स हैं, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, तो वो नंबर यहाँ पे आएगा। अगर कोई रेशियो है आपका 1:2, 1:2 का मतलब क्या है? उसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम को हमें अलग से गिनना है, लेकिन 2 सेट्स हैं, ऑटोसोम्स के सेट्स हैं 2, इसका मतलब डिप्लॉइड है, तो उसका रेशियो आ गया 1:2। तो ये चीज हो गई आपकी X:A रेशियो। सबसे पहले ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में ये यूज हुआ है X:A रेशियो। इससे ड्रोसोफिला के सेक्स डिटरमाइन होता है, का सेक्स डिटरमाइन होता है। अगर आपका X:A रेशियो ज्यादा है 1 से, तो वो सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल फ्लाई होगी। अगर रेशियो कम है 0.5 से, तो वो मेटा मेल फ्लाई होगी।
अगर रेशियो 1 है तो वो फीमेल होगी, अगर रेशियो 0.5 है तो वो मेल होगा, और अगर 1 से 0.5 के बीच में है तो वो इंटरसेक्स होगा या हर्माफ्रोडाइट। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 0.5। 0.5 पहले ड्रोसोफिला में देखते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला में अगर रेशियो 0.5 है तो यहाँ से देखिए वो क्या होगा, उसका सेक्स मेल। मेल मतलब 1 नंबर ऑफ बार बॉडीज। अगर मेल है उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स तो होंगे नहीं, तो बार बॉडीज होंगी 0। तो हमारे पास क्या आया, 1 B रोमन न्यूमरल 1 एंड A। ये किस किस में प्रेजेंट है देखते हैं। 1B 1A 1B 2A 1B 1C 1B 3A सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है 1B 1A। या तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, पर हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अगर 2 हो रेशियो ड्रोसोफिला में, तो 2 रेशियो मतलब 1 से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगी, मेटा फीमेल। अब एक इंटरेस्टिंग बात ड्रोसोफिला की, कि ड्रोसोफिला के अंदर बार बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते। देयर आर नो बार बॉडीज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में बार बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पर मेटा फीमेल, तो बार बॉडीज नंबर फिर भी 0 ही रहेगा। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया 2B 3A। ये वाला भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, यस, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस में कहाँ से रेशियो आ गया, ह्यूमंस में रेशियो सेक्स डिटरमिन करता है क्या, लेट अस फाइंड आउट। अगर 0.5 है, ठीक है, इसका मतलब x is to रेशियो, अगर x is to a रेशियो अगर 0.5 है मतलब 1 is to 2। इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम है उसके पास और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक्स ओ कंडीशन ये हमने देखी है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है किस में होती है, फीमेल्स में। तो ये हो गया ह्यूमंस। एक्स ओ कंडीशन फीमेल्स में दिखती है, टर्नर सिंड्रोम जिसे कहते हैं। बार बॉडीज अगर सिर्फ उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, बार बॉडीज क्या होती है, डोजेज कंपेंसेशन के लिए, कि अगर आपके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो एक जो है वो रैंडमली इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जितना हमें प्रोडक्ट्स एक एक्स क्रोमोसोम से मिल रहे हैं उतने सफिशिएंट है। 2 एक्स क्रोमोसोम्स से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि लीथल हो सकता है, तो उसमें से रैंडमली कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसे कहते हैं बार बॉडी। जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो उसे बार बॉडी कहते हैं। अब इसके अंदर, इस फीमेल के अंदर अगर एक्स ओ कंडीशन है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसको बार बॉडी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये क्या बन गया हमारा, 1A 2A, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे। लास्ट हम देख लेते हैं 2 इन ह्यूमंस, ठीक है। 2x is to a रेशियो 2 कब होगा हमारा, जब ये हो जाएंगे 4x क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ऑटोसोम्स हैं 2, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब 4x क्रोमोसोम्स हैं उसके पास, तो एक को छोड़ के बाकी 3 रैंडमली हो जाएंगे इनएक्टिवेट, वो बन जाएंगे हमारी बार बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इसका सेक्स क्या रहेगा, सेक्स वो फीमेल ही होगा, क्योंकि इसके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स फीमेल होगा। बार बॉडी, क्योंकि ये 4 बार एक्स है, इसमें बार बॉडी इसकी हो जाएंगी 3।
ये हमारा बन गया 2A 2D। ये देखिए ये भी ट्रू है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट।